लगता नहीं दिल मेरा उजरे दयार में, किसकी बनी है आलमे ना पायदार में। दिल्ली एक ऐसी जगह जहाँ पे बहुत खूबसूरत जगहें मौजूद हैं, और इसी दिल्ली में मौजूद है सफदरजंग का मकबरा, जिसका अपना एक इतिहास है और ये पर्शियन, अफगान और इंडियन आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। आज धरोहर के इस एपिसोड में हमें हिस्टोरियन साकिब सलीम बताएंगे सफदरजंग के मकबरे के इतिहास के बारे में। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको इस मकबरे में। तो जैसे आज हम सफदरजंग के मकबरे पे हैं, तो सबसे पहले मैं आपसे नवाब सफदरजंग के बारे में जानना चाहूँगी। तो नवाब सफदरजंग, जिनका नाम मिर्ज़ा मुकीम था, ठीक है, वैसे तो बहुत लंबा सा एक नाम है। तो उनकी खासियत ये थी कि वो अवध के दूसरे नवाब थे। अवध यानी कि जिसे हम लखनऊ या उस ज़माने में वो फैज़ाबाद था, जो कि अब अयोध्या कहलाता है। और जब मुग़ल डायनेस्टी का डिक्लाइन शुरू हुआ और धीरे धीरे नीचे की तरफ आना शुरू हुए, मोहम्मद शाह रंगीला का दौर आया, तो उसके बाद उस वक्त ये बहुत मजबूत होते चले गए। आपको ये समझना पड़ेगा कि नवाब का जो कंसेप्ट है वो वहीं से शुरू हुआ ये कि औरंगज़ेब के बाद जब धीरे धीरे मुग़ल डायनेस्टी कमज़ोर होने लगी, तो उसके जो बड़े ऑफिशियल्स थे उन्होंने ख़ुद को इंडिपेंडेंट कहना शुरू कर दिया। तो आपको बंगाल के नवाब मिले, आपको हैदराबाद के नवाब मिले, आपको अवध के नवाब मिले। ऐसे ही अवध के नवाब ये थे। तो जब मोहम्मद शाह रंगीला के बाद के दौर में इन्हें प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया और एक तरीके से ये मुग़ल बादशाह से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने लगे। और जब इनका इंतकाल हुआ, इनका इंतकाल तो हुआ था फैज़ाबाद के पास ही, वहीं पर थे, लेकिन इनके जो लड़के थे शुजाउद्दौला, जो कि तीसरे नवाब थे, उन्होंने ये मांग करी कि क्योंकि वो दिल्ली ज़्यादातर दिन रहे हैं तो दिल्ली में ही उनका मकबरा बने, और तब ये मकबरा बना। जैसे अगर हम इसके आर्किटेक्चर की बात करें तो इसमें अफगान, पर्शियन और इंडियन आर्किटेक्चर की झलक दिखती है हमें, तो उसके बारे में आप कुछ बताइए। जी, अब जहाँ तक आर्किटेक्चर की बात करें तो अगर हम अब आर्किटेक्चर इसका एक तरीके से डेक्लाइन के ज़माने का आर्किटेक्चर है, यानी कि मुग़ल आर्किटेक्चर का ये आखिरी दौर है। अगर देखा जाए तो दिल्ली में ये मुग़ल आर्किटेक्चर का आखिरी नमूना है। तो अगर हम देखें तो ये डेक्लाइन के ज़माने की एक चीज़ है। तो जो डेक्लाइन है उसके टाइम पर जो एक तरीके से जो ताजमहल का आर्किटेक्चर है या हुमायूं के मकबरे का आर्किटेक्चर है, ये उसका रेप्लिका यानी कि उसकी नकल मानी जाती है, लेकिन ये अच्छी नकल नहीं मानी जाती है। जितना सिमेट्री आपको ताजमहल में नज़र आती है वो यहाँ पर नहीं नज़र आती है। जो सारी चीज़ें वहाँ थी जिसे आप कहते हैं इंडो, अफ़गान, पर्शियन, टर्किश आर्किटेक्चर का एक मेल मिलाप, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, वो पाई उस तरीके से जैसे कि इससे पहले होती आई थी। उसकी कई वजह में से एक वजह ये मानी जाती है कि तब तक मुग़ल एम्पायर उतना मजबूत नहीं रहा था, उतना उनके पास पैसा नहीं था, ताकत नहीं थी, रिसोर्सेज नहीं थे, तो ऐसा हुआ। यहाँ पर आपको ये भी बात जानकर हैरानी होगी कि अब्दुर्रहीम खाना जो हैं, उनका जो मकबरा है, जो कि आपको हुमायूं के मकबरे के पास दिखाई देता है, ये माना जाता है कि उसमें से बहुत सी चीज़ें उखाड़ कर, बहुत से पत्थर वहाँ से उठाकर यहाँ लगा दिए गए थे। तो इससे ये भी समझ में आता है कि डेक्लाइन किस लेवल का था। आप ये समझिए कि आप किस दौर में जी रहे थे कि आप अपनी नई बिल्डिंग बनाने के लिए नए पत्थर भी नहीं इंतज़ाम कर पा रहे थे। दिल्ली में किसी पुरानी बिल्डिंग, वो भी अपनी ही किसी बुज़ुर्ग की बिल्डिंग को आपने तोड़ा, उसके मकबरे को, या उसमें से सामान उठाया और यहाँ लगा दिया। तो इस वजह से जो आप इसमें आर्किटेक्चर देख रहे हैं वो आर्किटेक्चर तो पूरे तौर पे मुग़ल आर्किटेक्चर है। 4 बाग का सिस्टम है, यानी कि 4 तरफ नहर हैं। आपको इसमें मस्जिद भी दिखाई देती है, आपको इसमें एक मोती महल दिखाई देता है। बिल्कुल वैसा ही सिस्टम है जैसा आपको आगरा में दिखाई देगा, ताजमहल में और हुमायूं का मकबरे में। लेकिन जब आप देखते हैं तो आपको सिमेट्री वैसी नज़र नहीं आती है। कुछ स्कॉलर्स के हिसाब से इसके पत्थर की जो रंगत है वो उतनी खिली हुई नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, जो क्वालिटी ऑफ पत्थर, क्वालिटी ऑफ प्रोपोर्शन, जो प्रोपोर्शनेट इसका वो है, वो सारी चीज़ें वैसी नहीं है। सर, मैं आपसे नवाब सफदरजंग के बारे में जानना चाहूँगी, कैसे नवाब थे वो? कैसे नवाब के तौर पे उन्हें एक बहुत ही एबल एडमिनिस्ट्रेटर माना जाता है। उनकी खासियत अगर आप देखें तो आप ऐसे भी उन्हें समझ सकते हैं
कि उनके पास वो दौर जबकि मुग़ल बादशाहत अपने नीचे की तरफ जा रही थी और अलग अलग लोग कम्पीट कर रहे थे पावर के लिए कि हम ज़्यादा पावरफुल हैं कि आप ज़्यादा पावरफुल हैं, ऐसे में उन्होंने ख़ुद को एस्टेब्लिश किया मुग़ल कोर्ट के ऊपर। और एक तरीके से मुग़ल ख़ानदान, औरंगज़ेब के बाद का जो ज़माना है उस ख़ानदान में, या सैयद ब्रदर्स के बाद का अगर हम ज़माना कहें, तो उसमें उन्होंने ख़ुद को एस्टेब्लिश कर लिया। ये अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि कंपीटिंग फोर्सेस थी, हैदराबाद में थी, बंगाल में थी, मराठे थे, सबके बीच में अगर आप ख़ुद को बना के रख पा रहे हैं तो ये आपको समझना पड़ेगा कि ये काफ़ी बड़ा टैलेंट अपने आप में था। फिर उन्होंने किस तरीके से बिखरती हुई मुग़ल सल्तनत को एज इट्स प्राइम मिनिस्टर उसे एक जगह बनाए रखा, जितना भी बना पाए वो। तो इसलिए अगर देखा जाए तो एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे आप ज़रूर ये कह सकते हैं कि उनको आप काफ़ी अच्छा रेट करते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि उनका सादत खान से कैसा ताल्लुक़ था? देखिए, जो उनके ताल्लुकात हैं जो आप कह रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जब हम बात करते हैं सफदरजंग की, यानी कि मिर्ज़ा मुक़ीम की, तो उन्होंने कुछ ख़ास चीज़ें जो करी, क्योंकि उन्हें बहुत सारे नए ताल्लुकात चाहिए थे एडमिनिस्ट्रेशन में उस वक्त, तो उन्होंने अपने आप को एक तो शिया हज़रात के बहुत करीब रखा। एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि शिया पावर सेंटर वो बन गए थे, पर्शियन कल्चर का सेंटर वो ख़ुद बन गए थे। और इसीलिए अगर आप उनकी जो आर्मी देखें, जो उनके इम्पॉर्टेंट ऑफिसर्स देखें, तो वो भी वो कश्मीर से एक ख़ास जगह से उठा रहे हैं, वो पर्शियन उठा रहे हैं या फिर वो शिया लोगों से उठा रहे हैं। तो इसलिए उनके जो ताल्लुकात हैं, जो उनका, और उसके बाद भी अगर आप देखें तो अवध जो है, वो अवध के नवाब, लखनऊ का कल्चर कहीं ना कहीं बाद तक आने वाले आज के वक्त तक भी शिया कल्चर का सेंटर माना जाता रहा है। तो इसलिए उनके साथ जो कॉन्टेक्ट्स हैं वो इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे कि क्योंकि उस वक्त उनकी ज़रूरत थी कि एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल करने के लिए एक ब्लॉक पूरा का पूरा उनके साथ रहे। जैसे हम देखते हैं मुग़ल जो थे उनकी पावर में जो ट्रांजिशन आया था, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मुग़लों की ट्रांजिशन में पावर में जो ट्रांजिशन है, 1707 में औरंगज़ेब का इंतकाल होता है। औरंगज़ेब जब तक है तब तक अगर आप देखें तो औरंगज़ेब के ज़माने तक एक तरीके से यूनिफाइड इंडिया है। उसके एकदम बाद अफ़गान की तरफ से अटैक होगा, अंदर ही बहुत सारी रिबेलियंस होंगी जिसमें मराठा बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, ये सब आपस में भी लड़ेंगे। उसके अलावा अंग्रेज़ भी 1757 तक 1757 तक खड़े हो चुके होंगे। तो अगले 50 साल के अंदर आप देखेंगे आपके पास इतने पावर सेंटर हो चुके हैं, आपके पास अवध है, आपके पास बंगाल है, आपके पास हैदराबाद है, आपके पास मराठे हैं, आपके पास नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली अटैक कर रहे हैं, और अंग्रेज़ जो है ख़ुद अपनी दीवानी एस्टेब्लिश कर रहे हैं। इतनी सारी चीज़ों के बीच जाहिर सी बात है डेक्लाइन बहुत तेज़ था, मतलब डेक्लाइन बहुत ही तेज़ था। और इसमें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिन चीज़ों को हम आज के टाइम में एज अ कल्चर देखते हैं, हम कहते हैं नवाबों का कल्चर बहुत अच्छा कल्चर, खाना पीना, तो ये भी देखना होगा कि वो वक्त है जो कि पॉलिटिकल डेक्लाइन का टाइम है, क्योंकि नवाबों का कल्चर बेसिकली पॉलिटिकल डेक्लाइन है, फ्रेगमेंटेशन ऑफ इंडिया है, वो उस वक्त पे हो रहा है जबकि जो मुग़ल सल्तनत है वो धीरे धीरे बिखर रही है। उसी के साथ नवाब ऑटोनॉमस होते जा रहे हैं, उसी वक्त अंग्रेज़ मजबूत हो रहे हैं, उसी वक्त अफ़गानिस्तान से अटैक हो रहे हैं, अहमद शाह अब्दाली आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें सेम टाइम पर हो रही है। तो अगर आप ट्रांजिशन को देखें तो ट्रांजिशन तेज़ भी है, ट्रांजिशन पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन का टाइम है, ट्रांजिशन इकोनॉमिकली अगर आप देखें तो हमें बैकवर्ड कर रहा है उस वक्त पर। और ये सारी चीज़ें, मतलब जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि ये मकबरा भी किसी दूसरे मकबरे से सामान उठाकर बना, तो आप खुद सोच सकते हैं कि आप कितने इकोनॉमिकली बैकवर्ड होंगे कि आप खुद अपना सामान भी इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, मतलब लूट का या फिर किसी और तरीके से आप सामान इकट्ठा कर रहे हैं मकबरा बनाने के लिए। तो ये खुद ब खुद इस चीज़ का एक मतलब आपको एहसास करा देगा कि आखिर हम किस तरीके का डेक्लाइन देख रहे थे औरंगज़ेब के मरने के 50-60 साल के अंदर अंदर। धरोहर के इस एपिसोड में हम आपको लेके आए थे सफदरजंग का मकबरे में, जिसका अपना एक इतिहास है और यहाँ पे एक गार्डन भी मौजूद है। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप देखते रहिए हर हफ्ते धरोहर। कैमरामैन यथार्थ के साथ अमीना माजिद, आवाज़ वॉइस।